अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, जो पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा है उस पर कुछ बड़ी ही स्ट्रेंज डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की तारीख में गैर मामूली वाक़या पेश आया है। 5 जजेस ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ बराह रास्त आइनी दरखास्तें दायर कर दी। ये जजेस कौन हैं? ये जजेस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान हैं, जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ हैं। ये तमाम उन जजेस में शामिल हैं। अब ये जजेस अपने ही चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के बाज़ इंतज़ामी फ़ैसलों को चैलेंज कर रहे हैं उन पिटीशंस में। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब 16 सितंबर को एक डिवीज़न बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को मुबैना जाली डिग्री केस के हवाले से कुछ एक्यूजेशंस थी, तो उसकी वजह से अदालती काम करने से ही रोक दिया था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या एक हाई कोर्ट जज को दूसरे जज के फ़राइज़ मुअत्तल करने का कोई इख्तियार है? और यही एक सवाल है जो कि लेके गए हैं तमाम जस्टिस भी। और क्या ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 209 की सरीहन खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि इस पर बड़ी डिबेट हो रही है कि जी ये तो आर्टिकल के ही मुनाफी है बात। 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट जाना ज़ाहिर है ना सिर्फ अदलिया के अंदर एक डिवीज़न को ज़ाहिर करता है, इख्तलाफात को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये एक बड़े सवाल को भी जन्म देता है। और वो सवाल ये कि क्या हम इस वक्त रूल ऑफ लॉ के तहत चल रहे हैं या फिर रूल ऑफ वन मैन की तरफ? क्या ये इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त की कोशिश है या फिर अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त एक ज़र्ब है? तो इन्हीं एंगल्स पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, शुरू से शुरू करते हैं। एक तो डोगर साहब का वो इक़दाम जिसमें अभी सिर्फ एक्यूजेशंस हैं, उस पर काम करने से रोक दिया जाता है, इसके ऊपर जाते हैं ये तमाम जजेस पिटीशन लेकर के भाई आपको तो इख्तियार ही नहीं था। तो व्हाट डज इट सिग्निफाई बेसिकली? देखिए रामीन, ये यहाँ से शुरू नहीं होते मामलात शुरू होते हैं 2018 से, जब एक जस्टिस को जो है वो निकाल दिया जाता है जी। फिर ये मामलात एक नया रुख इख्तियार करते हैं जबकि निजी महफ़िलों में 5-6 जजेस जो हैं वो इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी कानून इस तरह से है और इंतज़ामी अमूर इस तरह से चलने चाहिए। उनकी सुनवाई नहीं होती और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे एक ख़त लिखते हैं और उस ख़त में वो पूरी तफसील लिखते हैं और उन्हीं में से ये जजेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में द डेविल इज़ इन द डिटेल। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस मौजू पे बात करें, एक तो कानूनी बातें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं जी। सबसे पहले बात ये है कि ये जो मामलात होते हैं अदालतों के, उसमें हमें कानूनी तौर पे पता है कि अगर कोई मामला सबजुडिस हो जी तो उस पे बात नहीं करनी चाहिए। सबजुडिस का मतलब जो है वो आपके देखने वाले जानते हैं, ये हम बड़ी दफ़ा सुन चुके हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल हो गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की फ़लानी बात आ गई, अभी फ़लाना केस जो है वो चल रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की बात आ गई है। तो उसमें ये होता है कि जो मामला अदालत में मौजूद हो और उसका फ़ैसला अभी ना आया हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मामला अभी सबजुडिस है, इस पे बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे जो जजेस हजरात हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है उनके फ़ैसले पे असरअंदाज हो सकता है। यानी हमारा इंटरप्रेट करना, हमारी तशरीह करनी, हमारा आइडियाज़, हमारे जो यानी अपना मौक़िफ़ जो है। दूसरा एंगल इसमें यह है कि ये मामला प्योरली जो है वो जजेस का, इंटर से जजेस का है। इसमें कोई जाली डिग्री जिस तरह आपने बताया वो आती है, पता नहीं वो जाली डिग्री है कि नहीं, वो यानी असली थी तो इतना अरसा रहे, फिर अचानक जाली कैसे हो गई। इसमें कुछ इंतज़ामी अमूर हैं कि जी सर वो जो आपके डोगर साहब उधर से लाहौर से आते हैं, क्या उनको आना चाहिए था कि नहीं? वो सीनियर मोस्ट तो नहीं थे, उनका तो शायद कोई 14वां 15वां नंबर था उधर। और यहाँ पे जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे हमारे मोहतरम जज, वो सबसे सीनियर थे। और जब यानी जस्टिस आमिर जाते हैं तो उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस। इसके बाद कुछ यानी प्रैक्टिस प्रोसीजर वाली बातें हैं, कुछ इसमें बातें 26वीं यानी तरमीम के बाद हमारे सामने आई। तो यूँ समझिए कि ये एक हाथी है, ये इतना आसान नहीं है कि आप एक प्रोग्राम में या 2-3 प्रोग्रामों में इसको देख सकें। एक हाथी है जो एक तरफ से देख रहा है उसको 2 बड़े बड़े पांव नजर आ रहे हैं, जो पीछे से देख रहा है उसको दुम नजर आ रही है, जो ऊपर से देख रहा है उसको ट्रंक नजर आ रहा है ना, बड़ा सा एक यानी लहीम शहीम किस्म का जो है वो जानवर नजर आ रहा है। जो सामने से देख रहा है उसको सिर्फ सूंड और 2 सींग नजर आ रहे हैं।
पूरे हाथी को जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपको ये जजेस के खतूत या ये कि जी फलां की डिग्री जाली है और फलां की प्रमोशन और उसकी फलां की पोस्टिंग, ये सारी जो है ये छोटी छोटी बातें लगेंगी। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात क्या है? देखिए, जिस वक्त इंतज़ामी उमूर जो हैं, जो इंतज़ामिया के हैं, उसमें अदालत घुसेगी, या जिस वक्त आपकी इंतज़ामिया यानी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अदालत के उमूर में घुसेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फिर ये है कि यहाँ तक सूरत हाल आ जाएगी कि वो लोग जो इंसाफ देते हैं, जिनका काम है कि दिन में कम से कम 4, 5, 6, 15, 20 केसेस सुने और इंसाफ दें, वो लग ये रहा है कि उनको इंसाफ चाहिए। हाँ। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन यह ना कि इंसाफ की खूबसूरती भी तो यही है ना। आप नोट करें कि इसके बारे में ये जो यानी जिस ख़ास मसले की तरफ हम इशारा कर रहे हैं या बात हो रही है, आपको 3-4 डिस्टिंक्ट अलग-अलग से पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलेंगे। वो जो देख रहे हैं कि यानी जजेस जो हैं उनको कानून के मुताबिक, हाई कोर्ट के यानी वो जो आपकी प्रैक्टिस प्रोसीजर है उसके मुताबिक उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई हमने हुकूमत चलानी है, हमने हुकूमत चलानी है और उसमें हमें जो है वो फैसले चाहिए ऐसे जो कि इंसाफ पे मबनी हो। अच्छा, फिर ये है कि जो तीसरी तरफ से देख रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए जी, अगर जजेस हजरात की बात है, अगर जजेस हजरात की बात है तो ज़रा उनका भी देख लेते हैं कि माजी में कितने जजेस से 1948 से शुरू कर लेते हैं, पाकिस्तान की इंसेप्शन से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किन किन जजेस ने, तो वो मामला जो है वो तारीख में पड़ जाता है। ठीक बात है, आसान करते हैं। देखिए, ये मामला अवाम की अदालत में नहीं है कि मैं और हिलाली साहब और यानी मीर साहब जो हैं और आप ये फैसला करें कि ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये अवाम की अदालत नहीं है। ये आपकी हाई कोर्ट है, एक सीनियर कोर्ट है, ये एक आला अदलिया है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उस पिटीशन का फैसला देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कोई किरदार अदा कर सकता है? नजमुल साकिब साहब ये भी जरा ऐड कर दीजिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट एक फाल किरदार अदा कर सकता है? उसी ने तो करना है, उसी ने तो करना है। अब ये मुसीबत हमारे यहाँ ये आ गई है रामीन कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और उसके बारे में कॉलम पे कॉलम लिखने शुरू कर देते हैं लोग। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बिल्कुल बंद करें उस इदारे को, या देखें कि उसका सुप्रीम का लफ्ज क्या है। और फिर मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है जबकि आप किसी कानून को जिसमें 2/3 जो आपकी अक्सरियत है पार्लियामेंट की, वो एक कानून बनाती है और उसको आप चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये है कि किसकी माने, और फिर सुप्रीम का एक जो लफ्ज है वहां पे आ जाते हैं हमारे यानी ये जो आपके मुख्तलिफ यानी हमारे यानी वजीर हजरात हैं, वज़रा हजरात, वो कहते हैं जो यानी पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब ये बहस जो है ये जाली डिग्री या प्रमोशन से हट के अब ये बड़े लेवल पे आ गई है। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई हैं 26वीं तरमीम के बाद, अब मामला और गंभीर हो गया है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए कि उसमें जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या। बॉटम लाइन आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर अदलिया सियासत में ना घुसे और सियासत जो है वो अदलिया में घुसने से इनकार कर दे तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो सकते हैं। इंतजामिया जो है, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपना काम करें, अदालत अपने काम करे, और बजाय इसके कि छोटे छोटे मसाइल को या इस तरह के ज़ाती मसाइल को उजागर किया जाए, ज़रा ये देखिएगा कि जहाँ तक अवामुन्नास की बात है, कितने लाख केसेस, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा, कितने लाख केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, उधर नीचे आ जाइए, जो आपकी अदालतें, आपकी सेशन कोर्ट है, आपकी सिविल कोर्ट है, उस पे कोई बात नहीं हो रही, उस पे कोई बात नहीं हो रही, उस पे कोई पिटीशंस दायर नहीं कर रहा जाके। उस पे बात होनी चाहिए कि ये 6 जजेस का या 7 जजेस का तो मामला है, लेकिन जो असल चीज है, इंसाफ चाहिए आपके 240 मिलियन लोगों को, और वो जो कि सड़कों पे खड़े हुए हैं। इंसाफ चाहिए उन लोगों को जो इस वक्त सियासी कैद में हैं। तो जरा थोड़ा सा फोकस हटाएं। और आखिरी बात ये करूंगा फिर से वही कि अदालत जो है वो सियासत में ना घुसे, और सियासत जो है
वो अदालत से बाहर रहे, मामलात बेहतर। वेरी इंपॉर्टेंट। ज़फ़र हिलाली साहब, क्या आप भी इसी बात को इसी रॉट का जिम्मेदार आप समझते हैं, इसी बात को कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होती हैं, फिर मर्जी की तकर्रियाँ होती हैं, जिस तरह से डोगर साहब का ही मामला था सबके सामने है, शफाफियत पर सवालात होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और फिर जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा? आपने जो ये आखिर में कहा है ये बिल्कुल सही है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जज जिसका रोस्टर पे 14 नंबर था या 6 नंबर था, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान? मुझे क्या फ़िक्र पड़ता है कि ये किधर है और कौन प्रमोट हुआ, कौन नहीं हुआ, किसकी हक मारे गए? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन जस्टिस। जस्टिस दें हमें। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे इंटरेस्ट ये है कि जब आप किसी आदमी को एक डिस्क्रेशन देते हैं, डिस्क्रेशन माने कि एक, मुझे पता नहीं है उर्दू में उसका क्या ट्रांसलेशन है, डिस्क्रेशन जो वो उसका हाँ, तो अब जब एक आदमी इधर ये कर सकता है या वो कर सकता है, उसके डिस्क्रेशन पे है, तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये जो डिस्क्रेशन तुम एक्सरसाइज करते हो, ये जो कुव्वत पावर जो तुम एक्सरसाइज करते हो, वो किस बेसिस पे करते हो? कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक जज जो टैक्स लॉ का माहिर है, सबको पता है, वो आपके बेंच पे है और एक टैक्स का केस आता है, तो फिर आपका डिस्क्रेशन से आप उसको कहते हैं भाई तुम ये केस सुनो जी, मगर आपका डिस्क्रेशन ये भी है कि आप उसको नहीं सुना सकते, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस में उसको डाल दें। तो ये तो फिर यू एक्सरसाइज्ड योर डिस्क्रेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इट्स ऑन विम, माने जो मर्जी है तुम कर रहे हो। एक टैक्स का जज बैठा हुआ है, तुम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस दे रहे हो, गलत बात है। और इसलिए कि इतना अच्छा जजमेंट उससे नहीं आएगा। तो प्लीज मेहरबानी से जज साहब, आप बैठ के जिधर डिस्क्रेशन होता है तो एक रूल्स बनाए, कोई टैक्स उसकी क्राइटेरिया बनाए कि हमें पता चलता है कि एक जज को आपने अप्लाई क्यों किया, और उसको ये नहीं कि आप इसलिए उसको वो पसंद नहीं करते थे, उसको आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल केस में बता दिया। नंबर 2, अब ये चीफ जस्टिस जो हैं, मिसाल के तौर पे सुना ये है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, माने ए 3-man कोर्ट, ए है चीफ जस्टिस, बी कोई और जज, सी किसी को और को भी आप रख सकते हैं। अब ये होता है कि उस वक्त आपको पता चलता है कि तीसरा जो जज है वो अपॉइंट होता है सोली ऑन द विम ऑफ द सीजे। तो फिर आप सोचते हैं कि यार इसका मतलब ये है, इन अ 3-man कोर्ट, जज साहब सीजे जो हैं उनके व्यूज हम जानते हैं, वो दूसरे जज हैं, वो जो भी करेंगे, मगर इनके पास तो एक अश्योर्ड मेजॉरिटी है। तो जो भी होगा तो इस किस्म का ये देखिए, दिस इज नॉट गुड। ये एक इट इम्प्लाइज कि ये वॉर ठीक। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर एक जज, जैसे एक केस है, एक जज ने दूसरे जज को कहा तुम नहीं जजमेंट दे सकते हो, माने चीफ जस्टिस किसी कोर्ट का कहा कि एक जज ऑफ द कोर्ट को तुम नहीं दे सकते हो। एक्चुअली दे आर ऑल जजेस, आई मीन चीफ जस्टिस तो इट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मगर ये आपने कैसे किया कि उसको कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, मैंने सुना आपके खिलाफ कंप्लेंट है, लिहाजा आप नहीं काम करें। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इस किस्म के जब टसल्स आते हैं, हु डिसाइड्स? ये तो नहीं हो सकता है कि चीफ जस्टिस डिसाइड, बिकॉज ही इज पर्सनली इन्वॉल्व्ड। तो कुछ ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये वो। जब इस किस्म का टसल आता है, इस किस्म का क्लैश जब आता है, तो मेरे ख्याल में यू शुड हैव समबॉडी, माने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कहा आप फैसला करें, ये नहीं कि चीफ जस्टिस को कहो फैसला करें और फिर उधर उनकी रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेट। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो हुआ है, पब्लिक, जिधर पब्लिक का इंटरेस्ट है भाई, वो तो आप पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि एक जज का सैलरी 20 लाख है। एक जज का सैलरी है 20 लाख। और बताना चाहता हूं कोई टैक्स नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि 9 गार्ड्स हैं, एक जज के पास 9 गार्ड्स हैं भाई। और
अगर वो रिटायर हो जाए वो नहीं रहते हैं। अच्छा, तो पेट्रोल कार ड्राइवर फ्री। तो देखिए दीज आर थिंग्स जो पब्लिक वांट टू नो। बात ये सर कि ये सारी चीजें मिले, ठीक है, ये सारी चीजें उनके राइट्स हैं, मिले, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर जस्टिस भी तो प्रिवेल करे, लोगों की भी तो सुनवाई हो। जिस जॉब के लिए उनको हायर किया गया, ये मुराद मिल रही है, वो जॉब्स अच्छे तरीके से निभाई जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पब्लिक को इंटरेस्ट ये है इन प्योर जस्टिस। वी एज एनालिस्ट, कमेंटेटर्स, हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। ये जजेस खुद कर सकते हैं। भाई क्राइटेरिया बताओ, ऑन व्हाट बेसिस तुम अपॉइंट करोगे जज को रोस्टर पे। ये बताओ कि तुम जो जज टैक्स लॉ जानता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के केस में मत बिठाओ। एंड द जुडिशरी, रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल लुक अप टू इट। अच्छा मीर साहब, अदलिया के हवाले से बड़ी तरामीम भी हुई हैं, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़ी कोशिशें भी हुई हैं, बट हमें कुछ भी अभी तक मटीरियलाइज करता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अंदरूनी इख्तलाफात हमें दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट वे फॉरवर्ड? और वही बात कि आवाम जब देखती है कि भाई जिनसे हमें इंसाफ मिलना है, अगर वहीं पे प्रॉब्लम्स कोई ना कोई चल रही हैं, तो फिर वो किसकी तरफ देखें? देखें, ये इसके कोर इशू पे जाएं। जब हम लॉ की बात करते हैं, आपको सब्सटैंशियल जस्टिस नहीं, आपको कंप्लीट जस्टिस मिलनी चाहिए। और वो नहीं मिलती बिकॉज आप देख लें कि जो केसेस लगे होते हैं कोर्ट्स के अंदर, उसकी कम से कम कुछ नहीं तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसके 3-4 इंटरप्रिटेशंस निकल आती हैं, व्हिच मींस योर कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी रिव्यूड। अब बात आती है, ये देखें, यहाँ जो बात आती है कि हम कहते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट कैन बी सुप्रीम, द वर्ड कैन बी सुप्रीम, कि जब ये लॉ मेकर्स होते हैं, डू दे आस्क द जनरल पब्लिक कि हम ये लॉज लेके आ रहे हैं, ये आपका फायदे के लिए लेके आ रहे हैं, या ये खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लॉज और उनको पास करा देते हैं, एंड देन द जुडिशरी कम्स इन टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। Right. It may be a good law, may be a bad law, but then the judiciary comes along और फिर आपकी ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आपकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। हमारे सारे इदारों ने एक दूसरे पे इंटरवीन किया है, और जब वो इंटरवीन करते हैं, फिर बाद में सब कहते हैं कि सबको तुझे अलग अलग होना चाहिए। लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत होनी चाहिए। और भाई लूली लंगड़ी जमहूरियत की बात नहीं होती है, एवरीबडी शुड बी डूइंग देयर ओन जॉब। अब जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, अगर कोई गलत काम होता है, मॉरली आपको उसी वक्त रिजाइन कर देना होता है। हमारा कोई रिजाइन करता है? नहीं करता। अगर किसी जज पे कोई हर्फ उठ जाता है, तो अगर ये कोई जानता है कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, या वो रिक्यूज अपने आप को कर देता है, या तो कौन करते हैं, बड़े काम होते हैं। अब ये जो हम इस वक्त आज जो बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इन द जुडिशियल सिस्टम, कि आप एक जज को आफ्टर इयर्स ऑफ सर्विस आप उसको कहते हैं कि आपके पेपर्स फेक हैं, which means कि अगर आपका अपना इदारा ही सही काम नहीं कर रहा, तो जस्टिस कहाँ से मिलेगी आपको? ये मुझे बताएं, ठीक है कि नहीं? So we need to be objective, we need to be thinking objectively on this. अब बैठ के फिर उसके बाद ये जो पहले थे 6 जजेस ने एक लेटर लिख दिया कि जी हमें कोर्स करता है, ये करता है, फलाना करता है, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। अब ये मुझे बताओ कि उन्होंने 6 ने जो जजमेंट्स दे दी हैं, आर दे नॉट गिल्टी कि that they have given judgment despite the fact that the judgments were illegal? इसका कौन, जिसने भुगती है वो क्या करेगा? सही बात है, उसको तो जजमेंट पड़ गई ना। अब बात आ गई आज, भाई जो बन गया है बनाओ मेरिट के ऊपर। हर इदारे में मेरिट होता है। जब तक आप मेरिट से काम नहीं करोगे, सीनियरिटी पे काम नहीं करोगे, आपका कोई इदारा नहीं चल सकता। इट हैज टू रन लाइक दैट। लेकिन यहाँ जो बात है वो नहीं चलती, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है, उसके अंदर फादर सन डॉटर मदर फलाना 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 रिलेशंस, मेरिट आती है नंबर 1 इन द पब्लिक डोमेन। मेरिट आती है बाय हैविंग फेयर, फ्री, ऑनेस्ट इलेक्शंस।
no matter who it is. But you don't vote for the person, you vote for what they've done in the society. आपकी जुडिशरी की जब बात आती है, आप मेरिट पे लोगों को जज बनाते हैं, बिकॉज जिंदगी और मौत उनके हाथ में। ठीक है, हलाली साहब ने कहा तनख्वाहें 20 लाख, आई मच रादर गिव देम इवन 40 lakhs, क्योंकि कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा वो रिश्वत नहीं लेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे। यही बात है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मैं कोट नहीं कर सकता किसी के, बट आई नो कि कई जजेस को क्या क्या पैसे वो अगलों ने एंटाइस करने की कोशिश की और उन्होंने नहीं लिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं लिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ी बात है। और वो चीफ जस्टिस भी। द क्वेश्चन इज, हमें हर इदारे को देखो, ठीक है, व्हेन यू गिव पीनट्स, Ramin, when you give peanuts, you get monkeys. आप सही बात। और पाकिस्तान में हम सब मुफ्त हैं, by the way. हम हर एक से काम कराने की सोचते हैं, पैसा नहीं देना। दुनिया के अंदर टाइम इज मनी, एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड इन पाकिस्तान एज वेल। जब तक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। एब्सोल्युटली। नजमुल साकिब साहब, अपना आप कमेंट ऐड कर दीजिए, मैंने ब्रेक पे जाना। जी बिल्कुल, उसमें मुझे लगता है कि ये मामला जो जजेस का, जो हाई कोर्ट का हमारा पैनल इस वक्त डिस्कस कर रहा है, ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचने ही वाला है। अच्छा। और उसका मैं ये सबूत दूंगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं हमारे, उनसे यानी हमारी याद अल्लाह है, उनसे मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन हैं। उन्होंने कल फरमाया कि पाकिस्तान में बहरान के खां, ये बड़ा ज़रूरी है बहरान का लफ्ज़, पाकिस्तान में बहरान के खां पार्लियामेंट और अदलिया से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे लिए, हमारे तज्ज़िये ने जो इस खबर को लिया वो ये लिया कि लगता यही है कि ये टसल जो है, जो जजेस हजरात ख़ास तौर पे हैं, उनको ये लगता नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो शायद बकौल सेनेटर इरफान सिद्दीकी के कि कुछ जजेस हजरात के इस्तीफ़े जो हैं वो आपको आइंदा आने वाले दिनों या हफ्तों में नज़र आएंगे। चलें देखते हैं, ये बड़ी एक बात है, ये अगर हो जाती है तो फिर देखते हैं कि किस मोड़ पर जाती है तमाम तर चीज़ें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ, जिसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से बात की है और इस वक्त मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर मौज़ूए बहस बना हुआ है ये मामला। अब इसमें हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि इस मुआहदे पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन जमातें भी यक ज़ुबान नज़र आ रही हैं, एक पेज पर नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने मुआहदे को खित्ते के इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए खुशाइंद करार दिया, जबकि JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इसे इस्लामी ब्लॉक की तश्कील की पहली कड़ी कहा है। PTI के रहनुमाओं के मुताबिक ये मुआहदा भारत और इजराइल के लिए एक वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान अब भी खित्ते में सबसे मजबूत दिफाई दीवार है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की सलाहियत रखते हैं और ये मुआहदा ज़हूरियत के ख़िलाफ़ इज्तिमाई मुज़ाहमत की अलामत है। तो ये मंजरनामा अंदरूनी सियासत के एतबार से भी दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ही कोई और मामला ऐसा हो जिस पर हुकूमत और अपोजिशन एक ही सफ़े पर नज़र आए। तो सवाल फिर यही है कि क्या ये कौमी यकजहती की झलक है या महज वक्ती इत्तिफ़ाक़ राय है। ज़फ़र लाली साहब, आपको क्या लगता है PTI जिस तरह से ख़ास तौर से सपोर्ट कर रही है, तो ये आपको उनका उसूली मौक़िफ़ लग रहा है? इज़ इट रियली व्हाट दे स्टैंड फॉर, या फिर एक सिफारती ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक कि ये उसूली है। अच्छा। और शुक्र है कि एक चीज़ पे इन लोग सब इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं समझता इस किस्म की, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा अहम एग्रीमेंट पाकिस्तान का कभी रहा नहीं है कि इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब आप सोचिए, सीटो था, सेंटो था, मगर वो तो एक प्रोड्यूस था कोल्ड वॉर का। उन्होंने आके हमें कुछ वादा किया अमेरिकनों ने, और हम फट करके सीटो साइन कर दिए, फट करके सेंटो साइन किया। और मुझे याद है कि उस ज़माने में, हालांकि मैं छोटा था, मुझे कहानियों में पता चलता है कुछ लोग और मेरे वालिद साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा उस बात पे दिया था। अच्छा। कि आप सीटों को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए कि आप कोल्ड वॉर में बता रहे हैं लोगों को कि आप अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं।
आप खड़े हों बेशक, मगर खड़े हों फॉर योरसेल्फ, आपकी इंटरेस्ट और आपकी पार्टी। फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने फॉरेन सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा कि सुना है कुछ लोग खुश नहीं हैं, उनके इस्तीफे मत माने, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो देखिए बात असल ये है कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, हमारे साथ एक एग्रीमेंट है। क्यों एग्रीमेंट है? इसलिए कि हम दोनों ने सोचा है कि ये होना चाहिए, ये ज़बरदस्त एक एवर लास्टिंग एग्रीमेंट है। ये नहीं कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो सीटों ख़त्म हो गया, सेंटों ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये जब तक मुल्क हैं ये दो इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। बट देखिए ना, सीटो सेंटो के हवाले से भी हिलारी साहब हैरान हो रही है कि सीटो सेंटो के हवाले से भी यही, अभी आपने भी जो बात की कि आपको भी ये बात ठीक नहीं लगती थी, तो वही बात फिर अभी भी डिबेट हो रही है कि एक ब्लॉक का पार्ट बनना, पाकिस्तान का सेंट्रल रोल होना, ये अब किस तरीके से आप इसको देखते हैं? तो हम पाकिस्तान जो है एक ब्लॉक के नहीं है, हमारा दोस्त चीन है और वी हैव गुड रिलेशंस विद अमेरिका। अब सऊदी अरेबिया जो है उनको भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है चाइना से, वो खुद अच्छा रिलेशन चाइना से चाहते हैं इसलिए कि चाइना उनसे ऑयल खरीद रहा है। तो देखिए मैं जो आपको दिस वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर लोग हिंदुस्तान मिसाल के तौर पे सोच रहा है कि इसके माने सऊदी अरेबिया ने उनका खिलाफ वर्जी करेंगे। दैट्स नॉट ऑब्वियस, मगर हाँ व्हेन इट कम्स टू वॉर, अगर उन्होंने बगैर सोचे, इसलिए कि हमारे से बड़े हैं, इस बड़े मतलब इसलिए कि हमारे से ताकतवर ज़्यादा लगते हैं, जंग करें, तो सऊदी अरेबिया उनको एक बड़ी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान नहीं, यू आर फाइटिंग विद सऊदी अरेबिया, तो बड़ी अच्छी बात है। और इंटरेस्ट विद अमेरिका सर, क्योंकि अगर इजराइल जारियत करता है, जिसके खिलाफ ये सब हो रहा है ना, इजराइल ने जारियत की कतर में, दोहा में हमने देखा, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर हम अमेरिका इजराइल के ऊपर अगर हम मिलके कुछ करते हैं तो फिर अमेरिका खड़ा हुआ है, तो फिर हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट भी हैं। देखिए जी, बिल्कुल सही बात की आपने, और बल्कि ना सिर्फ अमेरिका, एक छोटा सा मामला है यमन पे भी। अब हमने एक दफ़े इफ़ आई मे टेक द यमन एक इंस्टेंस फर्स्ट, हमने कह दिया था सऊदी अरेबिया को कि नहीं, हम जाके यमन में यमनियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और आपके लिए यमनियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मगर अब हमने कहा है हम आपके वी विल डिफेंड योर बॉर्डर्स। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग चाहते हैं कि हम उधर जाके यमनी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, यमन को माने कि निकाल दें और सऊदी का हुक्मरान उधर चले। मैं यमन में रहा हूँ, मैं पोस्टर था यमन में। अगर आप समझते हैं अफगान मुश्किल है फाइटर, तो ये यमनी जो हैं अपने पहाड़ों में, इनको कोई नहीं हिला सका। मिस्र हार गया उनसे, तुर्की भी हार गया उनसे। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हम अपने ट्रूप्स पोजीशन कर रहे हैं बॉर्डर पे, अगर अटैक हो तो हम डिफेंड करेंगे। ये नहीं है कि हम इस्तेमाल होंगे, इसलिए कि लोग समझते हैं कि ये पूरा एग्रीमेंट इसीलिए हुआ है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि 25,000 लोग हम बॉर्डर पे ले जाएं और उधर यमनियों को पीटें जो हम खुद नहीं पीट सके। तो मेरे ख्याल में फेयर इनफ ओके, ये एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है, बट इट्स नथिंग, मेरे ख्याल में वी विल नॉट डू दैट। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, ये जो हुकूमत और अपोजिशन हमें इस वक्त एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, बड़ी गैर मामूली सी बात है ना, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है विक्टिमाइजेशन के हवाले से वो क्लेम कर रहे हैं, बट इस बात पे एक पेज पे आ जाना, आपको लगता है ये गैर मामूली है या फिर उनको यही करना था, यही करना पड़ा? देखिए, जब अपोजिशन की तरफ से ये बात आती है तो आपको एक इंडिकेटर मिलता है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर सारे एक हैं। ठीक है, और ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपोजिशन का, लेकिन काम यही होता है कि अपोज करना। लेकिन अगर अपोजिशन अपोज करती है किसी इलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल रियल अपोजिशन, दैट इज, उसको कहते हैं कि आप टू पुट स्पैनर्स इन द वर्क। तो ये नहीं होता। तो अच्छी बात है इन्होंने किया है, लेकिन जो मुझे अलार्मिंग चीज लगी है कि कई वज़रा दे रहे हैं कि जी अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो हमारे पे अटैक है और हम भी ये करेंगे। दैट इज नॉट द आंसर वी नीड टू बी टेलिंग टू द पीपल। अच्छा, हमें इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पैक्ट है, लेट द मिलिट्री एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल इट। यहाँ जाके जज्बाती, फिर इसके रिपरकशंस देखें। राइट। जो एक स्टेटमेंट जाती है
उसकी इंटरप्रिटेशन अंग्रेजी में हो के दूसरे मुल्क जो हैं वो उसको किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह समझेंगे। अब यमन की हम बात कर रहे हैं, यमन और सऊदी अरेबिया के नहीं है इस वक्त बातचीत या लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम यमन के साथ लड़ेंगे? इस तरह नहीं होता। आप एक बड़ा ये पोलाइट जो एग्रीमेंट है ना पैक्ट, इसको मैं कहता हूँ पोलाइट डिसेंट मैसेज टू द एडवर्सरीज, और इसको आप वहीं रहने दो। खुद चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, जबरदस्त दोस्त है, खुद आके नहीं लड़ेगा, वो याद रखना, कभी नहीं लड़ेगा। अगर आपने इस खिते के अंदर लड़ाई देखी है 71 की वॉर के अंदर, जो ओरसा बोट्स जो कि रशियंस ने दी थी, दे वर मैन्ड बाय द रशियंस। हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हम अपने ही मैन पावर के साथ लड़ते हैं। हाँ, आर्मामेंट्स हमें मिल जाते हैं, असिस्टेंस हमें मिल जाती है, फाइट हम खुद करते हैं। तो ये जो कहना कि जी हम अपनी फौजें भेज देंगे या वो अगर डिफेंस पैक्ट है, वो हमें क्या भेज सकते हैं भाई? अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड डॉलर, मुझे बता दो क्या करेंगे वो? हम उनके साथ मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं, एंड प्रेडोमिनेंटली एक जो फैक्टर आता है कि हरम शरीफ जो है उसके हम गार्डियंस बन गए। वेरी इट्स एन ऑनर्ड थिंग इन कंपैरिजन टू द अदर इस्लामिक कंट्रीज, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर स्टेटमेंट्स। आपको कोई जरूरत नहीं है इमोशनल स्टेटमेंट्स देने की। आप स्टेटमेंट्स किसके लिए दे रहे हैं? आप इंडिया को कह रहे हैं ना जी, और इंडिया को हम वैसे वी कैन टैकल इंडिया, वी हैव टैकल इंडिया। देखो, there will be a lot more tackling as well. ये भी आपको बता दूं। It doesn't end here. We are capable of it ना, हमने वो दिखा तो दिया कि हम capable हैं, तो अब इतना ज्यादा इस बारे में बात करने की इनको क्या जरूरत है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में गए, क्योंकि जब तक ये पानी और ये जो कश्मीर का मसला है ये रिजॉल्व नहीं होगा, we will always be on standby। ठीक बात है, एब्सोल्युटली। सो यहाँ जो भी हम करें, खुदा के लिए ये जो वज़रा हैं, इनको चाहिए थोड़ी वो जरा टीवी टॉक कम कर दें, बल्कि ये बताएं कि आपकी वजारतें कर क्या रही हैं, आप कर क्या रहे हैं। ये जो इमोशनल वो आप हिस्टीरिया फैलाते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर अस। यस, yeah, carried away. That's not the way forward. हमें संजीदगी दिखानी है, and that's the way forward. अब देखो वेस्ट के अंदर वो ट्रंप के साथ ये है, ट्रंप के साथ वो हो रहा है, लेकिन संजीदगी दिखाइए। वेलकम बैक जी। हालिया सैलाब ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचाई है, हज़ारों घर बह चुके हैं, लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हुई हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वक्त मुतासिर हैं। इस सूरत हाल में पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि अब रिलीफ के लिए सर्वे एप्स, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और ज़िला और तहसील लेवल पर कमेटीज़ बनाई जाएंगी। अब ज़ाहिरी इक़दाम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। अपरेंटली बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन असल सवाल ये कि क्या ये सब अमली तौर पर भी मुतासरा लोगों तक रिलीफ पहुँचा पाएगा? और सवाल ये भी उठता है कि जब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, देहात अब भी पानी में डूबे हुए हैं और हज़ारों ख़ानदान बेघर हैं, तो क्या महज ऐप्स और कमेटियाँ इस तबाही का हल हैं? क्या मुतासरा किसानों को ज़मीनों की बहाली के लिए कोई ठोस मंसूबा देना चाहिए? क्या है हुकूमत के पास? और सबसे बढ़कर ये कि क्या हुकूमत के ये ऐलानात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रह जाएंगे हमेशा की तरह? मीर साहब, ये जो ऐप्स और डैशबोर्ड के हवाले से हमें बड़ी टेक सेवी लैंग्वेज सुनने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि ज़्यादातर जो इलाके मुतासर हुए हैं वो देही इलाके हैं। वहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस आपको लगता है कि उस तरह से होगी जो कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है? शायद ये सारी बातें कर देंगे, हो जाएगा, ये होना चाहिए था, नो। आप इस वक्त जो इमीडिएट है, लेट्स टॉक सम कंस्ट्रक्टिव थिंग जी। राइट नाउ इज द टाइम के ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अपने अपने प्रोविंस के अंदर सिविल डिफेंस सिस्टम को रिवाइव करें। ठीक है। जब तक ये सिविल डिफेंस सिस्टम्स को रिवाइव नहीं करेंगे, और जो देखिए डिजास्टर्स आते रहेंगे, डिजास्टर ये नहीं है कि आज आया तो कल नहीं आएगा, ये आएगा। नेचुरल कैलेमिटीज दुनिया में आती रहती हैं। आप देख लें अमेरिका के अंदर कितनी आती हैं, आप यूरोप के अंदर देख लो, लेकिन उन लोगों ने सिस्टम्स आगे सेटअप किए हुए हैं ताकि उसको मिनिमाइज कराते हैं जो आपका जो डैमेज होता है। तो हम डैमेज के लिए हमारी तो तैयारी कोई नहीं है।
आज देखो कुछ कितना 40 लाख आदमी, 4 लाख आदमी जो है वो एक ही प्रोविंस के अंदर बेचारा रुड़ गया, रोडों पे बैठे हुए, उनको यू नो दे कांट इवन एंटर देयर होम्स बिकॉज आपका पानी वाटर लॉगिंग इतनी हो गई है और उसके साथ डिजीजेस फैल गई हैं। खुद अनाउंस भी किया जी कि हो जाएगी, अच्छी बात है, बताया है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि वर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। फ्लड्स भी आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं और दूसरे डिजास्टर्स होते हैं, और आपकी प्लानिंग इस तरह है कि आपका कोई प्लानर ही नहीं है। आप मुझे बता दो ऐसी ऐसी जगहों पे आप घरों की इजाजत दे देते हैं कि जब वो या इरोड हो जाती है दरियाओं के किनारे या बारिशें बह के ले जाती हैं, फिर आप रोना शुरू कर देते हैं। फिर आप कहते हैं जी हाँ हमें मुल्कों से एड चाहिए। लोग भी आपको पैसे दे दे के थक गए, क्योंकि आप वो कहते हैं ना टांका पट्टी के साथ ये चलाते हैं। आप परमानेंट करो, हम कर सकते हैं। अब देखो ना, अब हर प्रोविंस के अंदर लोग जो हैं, जहाँ जहाँ डिजास्टर है, लोग पैसे दे रहे हैं। कब तक पैसे देंगे? Exactly. मुझे बता दो, इनको हम भिखारी बना देंगे? अच्छी बात है, आप रिलीफ दें, बट थिंक लॉन्ग टर्म। आर यू थिंकिंग लॉन्ग टर्म? अभी वो कराची के अंदर परसों बड़ा अच्छा एक आया है कि जी हम वो फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं और पानी को कंजर्व करेंगे, 35 मिलियन गैलन्स का ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छी बात है, ये पहले क्यों नहीं किया भाई? किसी ने आपको यू नो पकड़ा हुआ था? अब आप मुसीबत आई तो अब हम करेंगे, पहले क्यों नहीं करते? और इन कराची इन पर्टिकुलर आपके इतने आप कह लो कि महंगे एसेट्स हैं, आपके घर हैं, आपके हर चीजें हैं, पानी टैंकर से आ रहा है, आपके पास पानी आ सकता है वहां। प्रोवाइडिंग आप ये जो टैंकर माफिया है, इसको खत्म करो। क्यों नहीं करते हो? एक आदमी ने कोशिश की थी, डॉक्टर इशरत लिबात ने, लेकिन वो फिर वो सीवीयू के आगे खड़ा हो गया। देखो, जब तक रामीन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, सिस्टम आपका फायर ब्रिगेड का सिस्टम है कोई? दुआएं दें कि 1122 आपके पास आई हुई है, दुआएं दें कि उसने कितना काम किया। ईदी तो बेचारे पहले लगे हुए थे, लेकिन हमें लंबा सोचना है ना। ठीक है, क्योंकि रामीन ने एक काम किया है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने एक काम किया, रामीन को अच्छा नहीं लगा, तो ये जो चीजें हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ठीक है। नजमुल साकिब साहब, जब कमेटियाँ बनती हैं ना, एक तो कमेटियाँ खेलना, लेकिन जब कमेटियाँ बनती हैं तो उसमें शफाफियत लाने के हवाले से बड़ी बात होती है। उसमें ये बात होती है कि जी ये ब्यूरोक्रेसी के ही कुछ जाल में दोबारा से फंस के ना रह जाए चीज़ें। सैलाब से निपटने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए कमेटियाँ बनना कितना मौसर हो सकता है आपकी नज़र में? जब आपने कोई काम नहीं करना होता, कागजी कार्रवाई करनी होती है, तो या आप कमीशन बिठा देते हैं या आप कमेटियाँ बना लेते हैं। मेरे पास एक खुशखबरी है, अरे वाह, और एक बुरी खबर है, और एक खबर है जिसका मुझे इंतज़ार है। क्या सुनना चाहेंगी? पहले बुरी खबर पहले सुना दो। बुरी खबर ये है कि जो फसलें तबाह हो गई जी, किसान सड़क पर आ गया, उसका हल क्या है? जो मकान मवेशी सैलाब में बह गए, उसका तखमीना ही नहीं लग सका, तो अजाला कैसे होगा? जो अमवात हो गई, उनके जो वरसा हैं वो सवालिया निशान बने बैठे हैं। वो देहात जो अभी भी डूबे हुए हैं, उनका होगा क्या? ये बुरी खबर है जी। अब अच्छी खबर सुना दूं आपको? जी सर, प्लीज़। देखिए, कल NDMA ने, जो कि आपका मुतल्लिका इदारा है, हाँ, उसने खुशखबरी दी है। उसने कहा है कि सरकारी तौर पे ऐलान किया है, ये नहीं कि ऐसे ही अपनी राय दी है, सरकारी तौर पे ऐलान किया है कि मुल्क में मॉनसून का सीज़न ऑफिशियली इख्तिताम को पहुंच गया है। शुक्र है, यानी उसने वापस पाकिस्तान में मॉनसून जो कि हफ्तों से चल रहा था, वो सीज़न वो ख़त्म हो गया है। और उनके मुताबिक, NDMA के मुताबिक, अब जो दरिया हैं अपने नॉर्मल लेवल पर आ रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये जो आखिरी बात कि बड़े पैमाने पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो एफर्ट्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है। एक खबर है जिसका मुझे इंतज़ार है, और मुझे नहीं लगता कि 2022 का जिस तरह आया था, ये सैलाब आए थे, उसके बाद वो कहीं गुम हो गया। इस दफ़ा के सैलाब भी 2025 के, वो खबर कहीं गुम हो जाएगी। जो खबर जिसका मुझे इंतज़ार है वो ये है कि 2022 के सैलाबों के दौरान जो अरबों डॉलर्स हमें प्लेज हुए थे, हमने बैंकेबल प्रपोजल्स देने थे, वो प्रोजेक्ट्स बताने थे, और फिर वो पैसे मिलने थे। चले वो हमने प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, कम से कम कोई इंक्वायरी तो करा ले कि वो क्या हुआ।
ये है उस खबर की जिसका मुझे इंतजार है, उसका पहला हिस्सा। दूसरा, अभी तक जो NGOs ने लगाई है एस्टिमेशन, इस दफा के आपका जो सैलाब आया है वो है $30 अरब, 30 बिलियन डॉलर्स, जो अभी तक का NGOs लगा रही हैं। जरूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन अभी तक एस्टिमेट लगा चुके हैं कि $30 अरब का नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरियों को इसमें हो चुका है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस वक्त इजलास जो है उसकी बातें हो रही हैं, क्या आप ये UNGA में उठा रहे हैं? क्या कोई इसके बारे में बात हो रही है? क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं? और क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि जब आप ये बात करेंगे कि देखिए $30 बिलियन का नुकसान हो गया और फिर क्लाइमेट चेंज का वो टॉकिंग पॉइंट कि हम तो सिर्फ 1% जो है वो करते हैं, हमारी पोल्यूशन और वगैरह वगैरह, और 99% दुनिया करती है, इसके जवाब में अगर आपको सवाल हुआ कि भाई वो जो 2022 के आए थे आपके सैलाब, उसके बारे में ज़रा बात करें ना कि वो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं दिए गए इससे पहले कि हम 2025 के सैलाबों की बात करें। तो इसके लिए यानी हुकूमत से दरख्वास्त की जा सकती है कि ज़रा कम से कम थोड़े से हाथ पांव हिलाएं। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हो सकता है कि कुछ लोगों को हो जाए कि अच्छा भी चलो पाकिस्तान की मदद कर देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है पिछली बातें भी पूछने वाली हैं और आगे क्या करना है वो भी। हिलाली साहब, इमदादी पॉलिसी इस वक्त फ्लड्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, आप कितने मुतमईन हैं इससे? क्या आपको लग रहा है ये टेम्परेरी रिलीफ के ही सारे प्लान्स हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म भी इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन है? मैं समझता हूँ जी कि जब आप ये एक चीज़ पे नज़र रखें, जब ये बंड ब्रीच होते हैं, जब आप काटते हैं एम्बैंकमेंट को पानी को निकालने के लिए, आप जाके उस एरिया में पूछें कि क्या ये जो हो रहा है, ये जो जिधर हो रहा है, क्या ये ठीक है? और अगर वो जवाब दें कि कहें हाँ सर ये ठीक है, इसलिए कि ये फैसला किया गया है डिसाइडिंग कि जिधर पानी है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम डैमेज होगा, या इसलिए कि वडेरे ने कहा है कि मेरे ज़मीन को आपने सैलाब के नीचे नहीं करना है और ना मैं करने दूंगा, और बड़ा वो ज़ोर लगाया है, लिहाजा किसी और जगह गया और कोई शहर के पास उधर उन्होंने काट दिया और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, माने गरीब लोगों को जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।